राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अंतरिम कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बैठक की शुरुआत में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप G23 समूह को दो टूक कही। सोनिया ने स्पष्ट तौर पर कहा, मैं ही कांग्रेस की पूर्वकालिक और कार्यशील अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष कपिल सिब्बल के नेतृत्व में नेताओं के एक समूह द्वारा पार्टी की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों का जवाब दे रही थी। सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती संबोधन में G23 समूह के नेताओं को नसीहत दे दी। सोनिया ने कहा, मैंने हमेशा से स्पष्टता की सराहना की है। मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम सभी एक स्वतंत्र और ईमानदार चर्चा करें। लेकिन इस कमरे की चारदीवारी के बाहर क्या बात होनी है, यह CWC का सामूहिक निर्णय है। G23 नेताओं को सोनिया गांधी ने करारा जवाब देते हुए कहा, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं ही कांग्रेस की पूर्णकालिक और कार्यशील अध्यक्ष हूँ। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव अगले साल यानी 2022 में होंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा, पूरा संगठन कांग्रेस का पुनर्द्वार चाहता है, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी के हितों को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता है। सबसे ऊपर इसके लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता है। मैं इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हूँ कि मैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हूँ। CWC ने मुझे 2019 में इस क्षमता में लौटने के लिए कहा था। इसके बाद आपको याद होगा, हमने 30 जून 2021 तक एक नियमित अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक रोडमैप को अंतिम रूप दिया था। लेकिन देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण CWC द्वारा 10 मई को हुई अपनी बैठक में इस समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। आज एक बार और सभी के लिए स्पष्टता लाने का अवसर है। पूर्ण संगठनात्मक चुनावों का कार्यक्रम आपके सामने है। दरअसल सोनिया गांधी ये बैठक मॉनसून संसद के स्थगित होने के बाद से ही करना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह बैठक हमेशा टलती गई। सोनिया गांधी ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं की भी आज इस बैठक में जमकर तारीफ की और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सोनिया गांधी ने इस बैठक में केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इससे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की सोच का पता चलता है। किसानों के विरोध के बारे में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा, लखीमपुर खीरी में चौंकाने वाली घटनाएं बीजेपी की मानसिकता को दर्शाती है। वह किसान आंदोलन को कैसे देखती है, किसानों द्वारा अपने जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए इस दृढ़ संघर्ष से कैसे निपटती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लखीमपुर खीरी जैसी घटना के बाद हो रही सियासत के बीच सीएम भूपेश बघेल ने मारे गए शख्स के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। भूपेश बघेल ने मारे गए गौरव अग्रवाल के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जशपुर के पत्थल गांव में सड़क हादसे में मृतक स्वर्गीय श्री गौरव अग्रवाल जी के परिजनों को 50 लाख रुपए सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। दोनों आरोपी कल ही गिरफ्तार हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने TI को लाइन अटैच, SI को निलंबित कर दिया है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने शनिवार को जशपुर की घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साई ने पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। साई ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नशा करने वालों को फ्री हैंड दिया है। पत्थल गांव में जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसके लिए मैं सीधे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहूँगा। इस सरकार में नशा के सौदागरों का हौसला इतना बुलंद है कि आज वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं। आज जिस तरह से वीडियो हम लोगों ने देखा, ऐसा सीन हम लोग पिक्चर में देखते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखने को मिला है और ये सब सरकार के सह पर हो रहा है। यहाँ की पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम था दुर्गा विसर्जन का, पत्थलगांव नगर पालिका क्षेत्र है और ऐसे में शांति समिति की मीटिंग भी हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है न यहाँ पर बैरिकेड दिखता है, न पुलिस
व्यवस्था में खड़ी मिलती है। और अगर आज यहाँ पर बैरिकेड होता और पुलिस खड़ी होती तो निश्चित रूप से घटना को टाला जा सकता था। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये निश्चित रूप से इसमें मतलब इसकी अगर न्यायिक जांच होगी और न्यायिक जांच की मांग भी करते हैं तो इसमें गांजा तस्करी का बात सामने आएगा। जशपुर के जिलाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने मृतक व्यक्ति के लिए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है और घायलों का इलाज अच्छे से अच्छा चल रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मृतक हैं उनके लिए 50 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है और जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज अभी यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है और जो 4 उसमें से पेशेंट्स हैं उनको बेटर इलाज की ज़रूरत थी तो उन्हें रायगढ़ रेफ़र किया गया। तो जांच की जाएगी और उसके बाद क्या बोलते हैं जो कार्रवाई आवश्यक है और कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा माता विसर्जन के लिए 100 से 150 लोग जा रहे थे। जश्न का माहौल था, तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार मौके पर आती है और लोगों को कुचलते हुए आगे निकल जाती है। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह यहाँ लोगों से टकराई तो इसने उन्हें किसी फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। हादसे में कई लोग तेज रफ्तार कार की चपेट में आए, जिसमें एक युवक भी शामिल था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय गौरव अग्रवाल के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने कार चालक समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के मौके पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह बनाई गई 7 नई रक्षा कंपनी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को रक्षा के क्षेत्र में सशक्त करने की कोशिश बताया। पीएम ने कहा कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। यह निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। पीएम ने कहा कि भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी में कोई देश हो या फिर कोई कंपनी, पीएम ने कहा कि उनकी ग्रोथ, उसकी ब्रांड वैल्यू, उनकी रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। उन्होंने 7 कंपनियों से आग्रह किया है कि आपको सिर्फ बड़ी कंपनियों की बराबरी नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी करना है। साथियों, 21वीं सदी में कोई देश हो या कोई कंपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वैल्यू उसके रिसर्च और इनोवेशन से तय होती है। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत की ग्रोथ
भारत की नई पहचान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि इन कंपनियों से देश के यूथ को काफी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी और जितने स्टार्टअप्स हैं वो भी आगे आकर इन कंपनियों से जुड़े। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.